Hello students, very good morning. I am Mukesh Kumar, the physics lecturer in Government College. स्टूडेंट्स, मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम फिजिक्स बाय मुकेश सर है, कंप्लीट CBSE का कोर्स कराऊंगा, जो कि कंप्लीटली CBSE के पैटर्न और सिलेबस को फॉलो करते हुए कंप्लीट होगा। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा अपना परिचय और दे दूं। पिछले लगभग अप्रोक्सीमेटली से मैं कंटिन्यू फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी की। IAS जैसे टॉप मोस्ट इंडियंस कंपटीशन को मेंस तक क्रैक किया फिजिक्स सब्जेक्ट लेकर के। इसलिए मैं फिजिक्स की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए और मुझे कमेंट कीजिए। जहाँ भी आपको कोई डाउट है मुझसे क्लियर कीजिए। इफ़ यू स्टूडेंट्स, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, इफ़ यू जस्ट फॉलो मी, आफ्टर सम टाइम यू विल बी फाउंड दैट योर फिजिक्स becomes very strong. Your concept, your method, your technique becomes unique. But condition for this, you will be continue with me and my videos, watching till the end. फिजिक्स को पढ़ा कैसे जाए? हाउ टू स्टडी ऑफ फिजिक्स? जैसे मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, उसी तरह से फिजिक्स को स्टूडेंट्स फील कीजिए, उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट ऑफ एन मास इज 5 मिलीग्राम। एक एग्जाम्पल और बोलता हूँ, द मास ऑफ ए मॉस्किटो इज 500 kg। आपने भी उसे ध्यान से सुना होगा, तो आप क्या सर क्या बोल रहे हैं, क्या गलत सलत बोल रहे हैं? आपने एकदम बता दिया, क्योंकि आप जानते हैं, आप मास के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसे फील करते हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल जस्ट इसी प्रकार सभी फिजिकल क्वांटिटी को आपको फील करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में वो फिजिकल क्वांटिटी क्या मेजरमेंट करती है और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो हम इसी तरह पढ़ेंगे पूरी फिजिक्स को और बढ़ते हैं। तो देखिए, पहली यूनिट का नाम आपका क्या है? पहली यूनिट का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट में स्टूडेंट्स, इस यूनिट को मैं अपने अनुसार मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा। वो बहुत सिंपलिसिटी होगा, एक क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस बनती है, लेकिन कोर्स कंप्लीट होगा, हर टॉपिक कवर होगा। तो देखिए, इसमें कौन कौन से चैप्टर है। लेसन नंबर 1 जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो होगा चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेसन नंबर जो 2 होगा, वो होगा गॉस थ्योरम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और लेसन नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में स्टूडेंट्स ये है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में ही बता देता हूँ कि इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं। इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि इसमें जो चार्ज होगा, जो चार्ज है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो पहला टॉपिक है जो चार्ज है, देखिए ये चार्ज है, ये चार्ज, और एक चार्ज ये है क्यू। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये रेस्ट में है और ये क्या है, मूविंग
मोशन में है, मूविंग में है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर कोई मूविंग में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ये अलग बात है। तो मैं तो केवल आपको ये समझा रहा हूँ कि इस ब्रांच का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहा हमने, क्योंकि हम इसमें जितना भी हम स्टडी करेंगे उसमें चार्ज को क्या रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, उसे रेस्ट में रखेंगे और देखेंगे कि जो चार्ज रेस्ट में रहता है वो क्या क्या फील्ड, क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है या क्या क्या इफेक्ट शो करता है। तो देखिए, तो आज स्टूडेंट्स हम पहला लेसन स्टार्ट करते हैं किससे, चार्ज से। तो करते देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चार्ज। व्हाट इज द चार्ज? देखते चार्ज क्या है। चार्ज अब से लगभग हजारों साल पहले एक साइंटिस्ट था, एक आदमी था जिसको थेल्स बोलते हैं। यहाँ से बिल्कुल एक सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो देखिए चार्ज को कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे उसकी हिस्ट्री हुई, कैसे सामने आया चार्ज। हजारों साल पहले एक वैज्ञानिक था थेल्स, उसने देखा एक अंबर, एक ये वो होता है अंबर, एक ये लकड़ी होती है, ठीक है, पेड़ होता है, ट्री होता है, ठीक है, अंबर। तो इसको उन्होंने क्या करा, ये उसकी लकड़ी थी और इसने उसे वूल से इसे रबिंग किया। तो उसने देखा कि इसमें एक पावर प्रोड्यूस हो गई जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को, टिन्नी पार्टिकल्स, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर के पीस, ठीक है, छोटे छोटे लकड़ी के जो पीस ऑफ वुड्स, लाइट बॉडीज को अपने ओर अट्रैक्ट करने की इसमें पावर आ गई। ठीक है, ये बात यहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ उसके बाद कुछ आगे चल करके फिर कुछ वैज्ञानिकों ने अपने क्या, और उन्होंने एक थ्योरी निकाली। वो उसने देखा कि ये केवल अंबर पे ही यूज नहीं होता। ठीक है, उसने देखा कि जब हम वैन टू बॉडीज, लेकिन टू बॉडीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट मटेरियल की होनी चाहिए। यदि ये प्लास्टिक की है तो ये रबर की, इस तरह से, यानी कि डिफरेंट मटेरियल की होनी चाहिए। दूसरी ओर थोड़ी सी है कि ये क्या होनी चाहिए, कंडक्ट नहीं होनी चाहिए, क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा आगे स्टूडेंट्स आगे कि डाइलेक्ट्रिक कौन से और ये है। तो आप बस इतना समझिए आप इसमें कि व्हेन रबिंग टू डिफरेंट मटेरियल बॉडीज, देन इन पर एक ऐसी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को, टिन्नी पार्टिकल्स को क्या करने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती है अपने। ठीक है, इस अट्रैक्टिंग पावर को, वो अट्रैक्टिंग पावर कहाँ से प्रोड्यूस हुई, देखिए ये पेंसिल है, ठीक है, अभी ये छोटे छोटे पीस है, ये देखिए ये छोटे छोटे पीस है, ठीक, ये मेरे पास क्या है, एक स्टिक है, यानी कि एक बॉडी है। ये मैं इनके पास रहा, कुछ नहीं हो रहा, ना इस पर ये इसके पास आ रहे, ना इसे अट्रैक्ट कर रहा। जैसे ही मैंने इसे रबिंग टू ईच अदर, तो इस पर एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगी। जैसे मैं इसे लाया तो अब इससे चिपक गए, क्या हो गया, इससे स्टिक हो गए, यानी कि इसने अपने ओर अट्रैक्ट किया। तो इसमें अट्रैक्टिंग पावर कहाँ से आ गई, कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा इसमें वो पावर आ गई, पावर ऑफ अट्रैक्शन, उसे बोलते हैं हम चार्ज। ठीक है, तो जब किसी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है तो उसमें एक पावर प्रोड्यूस हो जाती है, जिस उस पावर से ये टिन्नी पार्टिकल्स, लाइट बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इस पावर को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इस पावर को क्या बोलते हैं हम, बहुत ध्यान समझना, इस पावर को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स चार्ज से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चार्ज से कौन सी पावर प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टूडेंट्स अभी कहेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों कहा। देखिए इसकी भी पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जो ये अंबर है, ये जो सबसे पहला हमने यूज किया था मटेरियल उसके लिए, चार्ज प्रोड्यूस के लिए, उसको हम ग्रीक लिपि में, ग्रीक स्क्रिप्ट में, ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस पावर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। और किस प्रॉपर्टी के द्वारा ये प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं हम चार्ज। तो ठीक है, तो चार्ज, तो देखिए हम इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, तो सबसे पहले ही देखिए, तो चार्ज क्या हुआ स्टूडेंट्स, चार्ज समझ लीजिए,
तो चार्ज क्या हुआ, फिर समझ लीजिए, चार्ज किसी बॉडी पर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वह उस बॉडी में एक पावर आ जाती है, जिस पावर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और थोड़ा सा भी और एडवांस में पढ़िए, और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी पर जिसके द्वारा वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, ये सही डेफिनेशन है चार्ज की। ओके, तो देखिए अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, थोड़ा अब फिर, क्योंकि जब रिसर्च स्टार्ट होने लगी तो ये एक थे ये ग्लास और ये सिल्क का हमने को लिया कपड़ा, ये लीजिए, बहुत ध्यान से देखना। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, ये लीजिए, ये एबोनाइट की स्टिक ली, और ये लिए हमने स्किन कैट, क्या लिए, स्किन कैट। ये दो एक्सपेरिमेंट हमने स्टूडेंट्स किए, बहुत ध्यान से देखना। हमने जब किसी ग्लास रोड को सिल्क से रबिंग किया, और यहां हमने क्या कर दिया, इसे हैंग कर दिया। फिर एक दूसरी ग्लास की रोड ली, उसे भी सिल्क से ही हमने रबिंग किया, और हम इसके पास लेके आए, इसे इसके पास हमने हैंग कर दिया। ठीक, ये हैंग कर दिया, तो इन्होंने देखा कि एक दूसरे को क्या करते, रिपल करते, एक दूसरे को दूर भगाते। अब एक दूसरा हमने एक्सपीरियंस, ऐसे ये एबोनाइट को, एक एबोनाइट की हमने ये ली, इसको भी हमने यहाँ पर हैंग कर दिया। फिर दूसरी एबोनाइट की रोड ली, उसको भी हमने स्किन कैट से रबिंग करके यहाँ रख दिया। तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल, यानी कि ये दूर, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, अवे करते हैं। अब हमने एक और क्या, यदि मैं ये ग्लास है और ये एबोनाइट है, इन दोनों को पास लाता हूं, इस वाली रोड को और इस वाली रोड को, इनमें से कोई सी एक ले लीजिए, ये लीजिए, ये रोड ली और ये रोड ली, ये किसकी है, ग्लास की, और ये क्या है, एबोनाइट की। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पास आ गई है, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स ये पता चला कि जो चार्ज है वो टू टाइप्स का होता है, एक वो चार्ज जो कि ग्लास पर है, एक वो चार्ज जो कि एबोनाइट पर है। और इससे हमें ये भी पता चला कि जो लाइक चार्ज है, क्योंकि इन दोनों पे दोनों ग्लास है और दोनों एक ही सिल्क से क्या रबिंग किया है, तो इस पे सेम चार्ज होगा इन दोनों पर। ऐसे ही ये दोनों एबोनाइट की रोड है, और हमने इसे किससे किया, स्किन कैट से, तो इस पे भी सेम चार्ज होगा। ठीक है, तो से ये भी क्या कर रिपेल कर रहे, ये भी रिपेल कर रहे। तो इससे एक फैक्ट की हमें जानकारी हुई कि सेम चार्ज क्या करते हैं, सॉरी, या सेम चार्ज या लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर। यहां देखिए, अब क्योंकि इस पर ये पॉजिटिव, सॉरी अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव नाम नहीं दे रहे, अब क्योंकि ये ग्लास है और ये क्या है, एबोनाइट है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इस पे चार्ज अलग होगा और इस पर चार्ज अलग होगा, अनलाइक चार्ज, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें दो बातों का पता चला। नंबर एक कौन सा, कि लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। दूसरी बात का हमें ये पता चला कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, टू। जो ग्लास रोड पर प्रोड्यूस हुआ उसे हमने पॉजिटिव कहा, हमने उसे क्या कहा, पॉजिटिव। और जो एबोनाइट पर प्रोड्यूस हुआ उस पर उसे कहा हमने निगेटिव। ठीक, इसे निगेटिव कहा। तो ये इसकी चार्ज की स्थिति। तो चार्ज कितने टाइप्स के हुए स्टूडेंट्स, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, जिसको हम चार्ज आर ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने, टू टाइप्स, देयर आर, ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। नंबर
नंबर 1 क्या, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, प्लस क्यू से। पूरी बुक में हम चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से, या तो स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। नंबर 2 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करें, माइनस क्यू से, माइनस क्यू से। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो सबसे पहले जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ हम इसे मेजर किससे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हर फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी ना किसी वर्ड से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और वही उसकी यूनिट होती है। तो इसको चार्ज को हम किससे मेजर करेंगे, चार्ज को हम किससे मेजर करेंगे, वही उसकी यूनिट होगी। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, किलोमीटर से करते हैं, मीटर से भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर से भी कर सकते हैं, मिलीमीटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल दीज वर्ड्स आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। सिमिलरली द चार्ज ऑफ यूनिट, मैं लिख देता हूं, यूनिट ऑफ चार्ज। नंबर 1 एमकेएस सिस्टम, यूनिट ऑफ चार्ज इन एमकेएस सिस्टम। आप जानते हो सिस्टम क्या होता है, इज कूलाम, कूलाम। और एमकेएस उसमें यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम इज स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। अब जिस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स और भी चार्ज होती है, इसे हम क्या, सीजीएस को हम क्या लिख सकते हैं, ESU भी लिखते हैं, और एक EMU भी होती है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ये होती है SI यूनिट। देख लीजिए 3 यूनिट मैं ले रहा हूं जिनके नाम अलग अलग है। SI यूनिट में चार्ज, इसके चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। इसमें क्या है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम भी बोलते हैं हम इसे। और इसे भी बस सिर्फ इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, EMU। इसे सिर्फ हम इतना ही बोल देते हैं, ठीक है। अब तो देखिए स्टूडेंट्स, इनमें हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन देखते हैं कैसे पढ़ते हैं इसे, इसमें रिलेशन, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, जो मैंने इनकी यूनिट बताई चार्ज की, ठीक है ना, तो उसमें क्या रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस का MKS यूनिट में क्या होता है, मीटर, क्या यूनिट होती है इसकी, मीटर। और CGS में लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। M फॉर मीटर और C फॉर सेंट। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार जस्ट एच, इन दोनों में भी जो मैंने आपको बताई, एक कूलाम और स्टेट कूलाम, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो देखिए क्या होता है, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम। ये आप रिलेशन याद रखें, ठीक। तो यूनिट हो गई आपकी। अब हम आगे हम पढ़ते हैं मेजरमेंट भी। हमने चार्ज को मेजर करने के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया, कूलाम, ठीक है, जो उसकी यूनिट कहलाएगी, ठीक है। तो आप इस बात को भी अच्छी तरह से कि भाई ये यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस वर्ड से भी हम मेजर करते हैं वही उसकी यूनिट होती है। कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप बताइए डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बताइए। डिस्टेंस, लेंथ को मेजर करने के लिए आप कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ऑल दीज वर्ड्स आर यूनिट्स ऑफ
लेंथ। जस्ट इसी प्रकार से हम चार्ज को किससे मेजर करेंगे? कूलम्ब से। तो अब देखिए डायमेंशन ऑफ चार्ज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे डायमेंशन ऑफ चार्ज। आप ये डायमेंशन आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था 11th में, डायमेंशन से क्या करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको क्या चाहिए? एक फार्मूला चाहिए, उसी से आप उसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी से आप उसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तो चार्ज के डायमेंशन हमने पढ़ा था, एक फार्मूला I = Q/2, ठीक है ना। यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। तो करंट क्या है? करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस कॉन्सेप्ट। तो Q = क्या होगा? I/T। तो बताओ, तो डायमेंशन क्या है कि उसकी I की क्या होगी? A से, और T की T, तो AT। तो ये से भी आप याद रखिए। तो डायमेंशन ऑफ Q की उसकी होगी AT, ये याद रखिए, ठीक। तो याद रखेंगे AT। अब जब भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? AT। चार्ज का यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? क्या क्या चार्ज में प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए नंबर 1 तो यही है, क्या? कौन सी प्रॉपर्टी? क्या? लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर। ईच अदर बाय द सेम फोर्स। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे इसको समझिए। लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर बाय द सेम फोर्स। ये दो चार्ज है, दीज टू चार्ज। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, ठीक है। इस पे भी चार्ज प्लस Q है और इस पर भी चार्ज प्लस Q है। बोलिए, लाइक चार्ज है, इसे आप Q1 दे दीजिए, इसे Q2 दे दीजिए, ठीक है। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। जो ये इनकी नेचर है, नेचर भी कहते हैं, इसका साइन भी कहलाते हैं। बताइए, ये लाइक चार्ज है क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लाइक है। तो अब ये एक देखिए, ये इसके अलाइनमेंट है, लाइन है। तो ये क्या करेंगे? ईच अदर, इधर की ओर, ये से इधर की ओर अवे करेगा, एक दूसरे को एक दूसरे से अवे करेंगे, दूर भगाएंगे, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि देखिए, ये मान लिया इसने इस पर जो फोर्स लगाया, अप्लाई फोर्स किया, उसे मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ? ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। तो इसको मैं लिखूँ, तो पहले इसको देखो, F1 इस रिप्रेजेंटेशन को स्टूडेंट समझे, जो मैंने सबस्क्रिप्ट यूज किया है, ये क्या है? फोर्स है, ये 1 है, ये 2 है। तो जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है वो उस पर फोर्स लगता है। किसके द्वारा फोर्स लगता है? जो दूसरा फोर्स होता है। तो इसका मतलब ये है, जो F12 लिखा मैंने, F और इसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट लगाया, पहली बॉडी पर दूसरी बॉडी द्वारा लगाया गया फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी तो मैंने वेक्टर लगा दिया, ठीक। अब ये देखिए, इसे भी जो इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगा है उसको मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा? F21, यानी कि दूसरी बॉडी पर पहली बॉडी द्वारा लगाया गया फोर्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ये, ओके। अब देखिए, अब मैं इसको लिखता हूं, लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर बाय द सेम फोर्स, ठीक है। यानी कि सेम फोर्स, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। F12 = F21। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इनको ऐसे नहीं लगा सकता, ये दोनों इक्वल ऐसे नहीं हो सकते, यानी कि वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। फोर्स के जो दोनों वेक्टर है ये इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? भाई, दो वेक्टर तो इक्वल तब कहलाएंगे जब उनकी दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, सेम है,
बट इनकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, तो ये तो एक दूसरे को क्या अपोजिट है, तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड होगा, या सिंपली हम इसे सिर्फ ऐसे लिख देते हैं F12 इक्वल टू F21, यानी कि यदि ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा, भले ये कुछ भी है। देखो फिर समझ लीजिए, ये लीजिए एक चार्ज है, एक चार्ज है, ठीक है ना, ये लीजिए ये Q1 कितना है प्लस 500 कूलम, ये Q2 ये दूसरा चार्ज है, ठीक है ना, ये भी प्लस 100 है, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इनसे कोई मतलब नहीं हमें ये कितना है, लेकिन फोर्स जो इन दोनों के बीच में लगेगा क्या होगा, सेम होगा। ये भी 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन तो ये भी 10 न्यूटन होगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्या लाइक चार्ज। आप देखिए अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज attract to each other, attract to each other by the same force, ठीक। ये अट्रैक्ट और ये क्या था, इतना याद रखिए। इसका भी साइन देखिए, ये एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी ये है, ठीक। इस पर चार्ज कितना है प्लस Q1, इस पर कितना है माइनस Q2, ओके। अनलाइक है, ये इनको मिलाने में 9 है, तो देखिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये इस पर फोर्स और ये इस पर फोर्स, ठीक है ना। इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लग रहा है F12 और वही F21, जैसे ऊपर था ये दोनों भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। ये स्टूडेंट्स बहुत पूछा जाता है छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, कभी कभी तो व्हाट इज द रेशो बिटवीन द टू फोर्स, what is the ratio between the two force applied in the two charge। जो एक दो अप्लाइड चार्ज करते हैं तो क्या होगा उसमें, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे तो क्या रेशो होगा इनका, ये भी 5 है तो ये भी 5 होगा, तो रेशो क्या होगा F12 इक्वल टू F21 1:1, ऐसे ही कह सकते हैं F12 रेशो F21, इसे इस रूप में पूछ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, भले वो चार्ज कुछ भी दे दे, ठीक। तो एक ही इसकी प्रॉपर्टी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने के लिए एक थोड़ा बीच में आप नोट्स लिखेंगे। नंबर 1, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है -e। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। ये ई क्या है, व्हाट इज द ई, ई स्मॉलेस्ट चार्ज है जिसे हम ब्रेकअप नहीं कर सकते, ओके। ई जिसकी वैल्यू होती है -1.6, माइनस तो है ये, इस ई की वैल्यू जो कि क्या है स्मॉलेस्ट चार्ज जिसको हम ब्रेकअप नहीं कर सकते, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम को हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में। और देखिए चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन प्लस ई, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है कि सिर्फ यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो बस सिर्फ ये डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है -e और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है +e, और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो देखिए कितना, तो प्लस, अगर आप इसकी वैल्यू लिखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट जो मैं नोट्स लिखवाता हूँ यही आपकी फिजिक्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आगे भी यूज होंगे। तो चार्ज ऑन क्या बचा, न्यूट्रॉन को भी देख लेते हैं, चार्ज ऑन 1 न्यूट्रॉन
इस पे कोई चार्ज नहीं होता, बहुत ध्यान से, ठीक है। चार्ज ऑन, और भी देख लीजिए थोड़ा से, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल +2 की, इसे बाद में, तो इनको आप स्टूडेंट्स याद, ठीक है, इनको क्या रखिए, लर्न रखिए, और जब नोट्स बनाएंगे तो आप अपनी कॉपी में से रेड कलर से लिखना चाहिए, इट्स ओके। तो इस प्रॉपर्टी के उससे मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो और भी इसे समझने से पहले आप देखिए करते हैं, अब हम उस अपने पीछे वाले कंसेप्ट पे आते हैं कि जब हमने टू बॉडीज रब टू ईच अदर फ्रस्टेड करी थी, ऐसे रब्ड करी थी, तो इन पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। अब आते हैं हम वापस स्टार्टिंग में, तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्यों प्रोड्यूस हुआ। साइंस इसी तो कहते हैं कि मान ली कोई रिसर्च आई हमारे सामने, कोई इवेंट हमारे सामने आई, तो साइंस उसकी क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके उसको। तो अब हम उस बात को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जब हमने इन दो बॉडीज को आप क्या कहते हैं रब्ड किया था, तो इन पर एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो गई थी जिसे हमने कहा था चार्ज, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कैसे हुई, इसे ऐसी क्यों नहीं हो जाती, जब इन्हें हम ऐसे रब्ड करते तभी क्यों प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हम इसे समझते हैं, इसे किससे उससे समझते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी मॉडल से। बहुत ही इजी और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिए समझिए इसे कैसे, ये सबसे पहले हम एटम देखते हैं, ये लीजिए एटम, एटम क्या है, ये लीजिए, ये एटम में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, और मैं सिंपल रूप से बता रहा हूँ, और ये क्या होता है, उसके ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, इसके बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। किसी भी एटम में क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम ही क्यों लिया हमने, क्योंकि स्टूडेंट्स ईच मटेरियल, ईच बॉडी कंस्टिट्यूट एटम्स, किससे बनती है, एटम से, कंस्टिट्यूट बाय द एटम्स। एटम्स क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या कर कॉम्पैक्ट होकर उसके उसे बड़ा रूप धारण कर लेंगे, जिससे बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए, तो हम एटम से स्टार्ट करते हैं, एटम को हम तोड़ नहीं सकते, इससे ब्रेकअप नहीं, इससे आगे नहीं जा सकते हम, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसमें, ये तो थोड़ी होती है स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, और यहाँ क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन। ये जो है, ये है न्यूक्लियस। प्रोटॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो न्यूक्लियस, ठीक है, छोटे से पार्ट्स में होता है, और बाकी का हिस्से में क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसे हम उसका आउटर मोस्ट एरिया कहते हैं। देखिए, अब मैं एक एटम का कोई सा भी एटम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है 11Na20, ये एटम लिया। देखिए स्टूडेंट्स, एटम ऐसे हम एटम क्यों लिखते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री को हम फिजिक्स के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। इतने लिखने भर से हमें तो, मुझे तो सिर्फ इससे इसमें ये चाहिए, मुझे इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। जब कोई हमें एटम दे देता तो इससे हमें सारी जानकारी मिल जाती है। ध्यान रखना, जो नीचे लिखा हुआ है होता है यहाँ पर, ये ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और ये ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। याद हो गया अच्छी तरह से, जो इसके नीचे यहाँ लिखा रहता है वही इलेक्ट्रॉनों के, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। बाकी क्या रहा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे ऑब्टेन करेंगे आप, जो ये ऊपर लिखा हुआ इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब 23 में से 23 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा ये, ठीक है। तो जैसे जब कोई एटम को हम लेते हैं, तो हम देखो इसके बारे में हमें सिर्फ क्या पता चला कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, ये हम बताता है। आगे फिजिक्स का रोल स्टार्ट होता है। बहुत ध्यान से अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एटम है ये, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम, 11। और 1 इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज प्रोड्यूस होता है, -e, तो 11 से कितना प्रोड्यूस होगा, तो देखो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रोड्यूस, ऐसे लिख लो, चार्ज कितना है ना, चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू
कितने इलेक्ट्रॉन है 11, और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है -e, तो 11 इलेक्ट्रॉनों पर कितना चार्ज होगा -11। इट्स के। अब देखिए चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू प्रोटॉन ले लेते हैं, ये प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है +e, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रोड्यूस करेंगे +11e। ये आ गए न्यूट्रॉन, चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 0 क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब ये तीनों पार्टिकल्स मिला के क्या बनाते हैं एटम, तो इसलिए एटम पर कितना चार्ज हुआ, ठीक है, तो देखिए द चार्ज ऑन एन एटम Kg इक्वल टू 0, -11 में से +11 में से 0। कोई सा भी एटम ले लीजिए आप, कोई सा भी, ये ले लीजिए, देखिए ये तो मैंने किसका लिया, सोडियम का एटम लिया, ऑक्सीजन का ले लीजिए 8O16, इसे यहां समझिए, मैं एक ऑक्सीजन का एटम लेता हूं, एक ऑक्सीजन का क्या होगा 8O16, तो इसके लीजिए, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, जो ये होता है 8, कितने प्रोटॉन है वो भी 8, और न्यूट्रॉन भी 16 में से भी 8। तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ ऑक्सीजन के एटम पर, 1 पर कितना हुआ -e, और 8 पर कितना होगा -8e, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें भी 8 है, तो +8e, और न्यूट्रॉन पर कोई नहीं होता, तो इसका भी नेट चार्ज कितना हुआ 0। तो देखा आप एग्जांपल, तो इट मींस किसी भी एटम पर जब वो नॉर्मल स्टेट में होता है, देखिए स्टूडेंट याद रखना, नॉर्मल स्टेट बोल रहा हूं मैं, किसी भी एटम की कई स्टेट होती है, नॉर्मल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयोनाइजेशन स्टेट, ठीक है ना, सबको बहुत अच्छी डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस अब मेरे साथ थोड़े से जुड़े रहिए और जब देखिए कि आपकी फिजिक्स कैसी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इतना समझ में आया, तो अब बताइए इन दोनों एग्जाम्पल से आपने क्या कैलकुलेशन की, क्या एनालिसिस किया कि एटम पे तो कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है चार्ज, यहाँ भी नेट चार्ज 0 आ रहा है, और दूसरा एनालिसिस क्या, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितने माइनस के हैं उतने ही प्लस के हैं, जितने माइनस के हैं उतने ही प्लस के हैं, ठीक। तो इसका मतलब इट मीन्स एटम न्यूट्रल होता है, इंग्लिश में हम उसमें क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। क्यों नहीं होता, क्योंकि जितने जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा चार्ज प्रोड्यूस होता है वो प्रोटॉनों द्वारा चार्ज प्रोड्यूस से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये जब कंडीशन बताई हमने, जब वो नॉर्मल स्टेट में रहता है। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अब समझ में, अब आप लिख देंगे, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द चार्ज ऑन एन एटम, तो कितना चार्ज होता है 0, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल इन एनी एटम। The charge of one electron and the charge of one proton is same, but nature is opposite. So the charge produced by the electron is cancel out the charge on the produced by the proton, and neutron have no charge, so atom becomes neutralized. It's okay. अब देखिए आगे बढ़ते हैं, गो फॉर इट। इसी को लेता हूं, देखिए इसी क्या लेते हैं इसको, ये लीजिए, फिर से बना रहा हूं मैं, ये लीजिए, ये क्या है प्रोटॉन, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन। जब ये नॉर्मल स्टेट में होता है, किसमें, नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में 11, ये भी कितना है 11, और ये कितना है, बस नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, ईच एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये स्टेट नॉर्मल में होता
ठीक। वैसे तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में मैं आपको उसमें बता भी सकता हूँ इसमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नॉर्मल स्टेट में होता है जब ये जो इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द लॉ ऑफ उसमें बोरबरी के अनुसार इसमें क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको जब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल स्टेट। लेकिन हम फिजिक्स में बस इतना ही पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द एटम इन द नॉर्मल स्टेट। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें अब ये नॉर्मल स्टेट है, अब इसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसे बाहर निकालते हैं, लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, ठीक है ना। इसमें हमने इसमें क्या कर दी, डी एफिशिएंसी कर दी, इनकी इलेक्ट्रॉनों की क्या कर दी, डी एफिशिएंसी कर दी, ठीक है ना। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की डी एफिशिएंसी, 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से आउट कर दिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डी एफिशिएंसी कर दी इसकी, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, अब 8। तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा अब इस पर, अभी नॉर्मल स्टेट में नहीं रहा, अब ये एटम नॉर्मल स्टेट में नहीं रहा जब 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से निकाल दिए, ठीक है। तो देखिए चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 8। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। चलो अब कितने रह गए इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 8 ही हो गया। चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू प्रोटॉन, जो ये अभी प्रोटॉन है, कितने, 11 है, और एक उस पर कितना होता है, प्लस 11e, और चार्ज प्रोड्यूस न्यूट्रॉन 0। तो अब देखिए, अब एटम पर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन एटम, इस स्टेट में, ठीक, कितना, -8e में से प्लस तो कितना होगा, प्लस के 3e, तो यानी कि अब इस पे चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू प्लस 3e। अब और देखते कंसेप्ट, आपसे ही फार्मूले को बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब इससे चलो 5 इलेक्ट्रॉन और आपके पास हमने इससे कितने इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी करते, 5 की। तो अब कितने, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, 5 आपने निकाल, इसको छोड़िए, अब ये तो यहाँ छोड़ देगा। अभी आप सोचोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले निकाल दिए, नहीं, हमें तो देखते नॉर्मल स्टेट में थे, तो उससे हमने जब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जब हमने 5 इलेक्ट्रॉन इसे रिड्यूस कर दिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, तो बताइए, तो इलेक्ट्रॉनों के जो चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, -6e। जो अब इसमें इलेक्ट्रॉन रह गए थे, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए थे, 6e रह गए थे ना। और तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों के कारण कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, -6e। प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो उतने रहे, +11e। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये कोई नहीं, तो अब नेट चार्ज कितना होगा, देखो -6 में तो +5e। देखा स्टूडेंट्स, यानी कि 5e है तो यहाँ भी 5e आया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करे थे तो यहाँ भी 3e आया, और वो भी कैसा, प्लस के, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि अगर हम किसी एटम, जब वो नॉर्मल स्टेट होता है, उस नॉर्मल स्टेट से कुछ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दे, जितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेंगे उतना ही उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और उसकी नेचर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि रिड्यूस करते हैं, एफिशिएंसी करते हैं, तो चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। इट्स ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम इसका और आपकी बात तो मैंने क्या था, रिड्यूस करते हैं, अब हम इसे एक्सचेंज करते हैं। तो चलो एक मिनट, अभी थोड़ा सा मैं यही एक बात और करता हूँ डिस्कस। तो अब बताइए स्टूडेंट्स, इस केस में यदि मैं n इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करूँ, n इलेक्ट्रॉन्स, जब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करा तो 5e आ गया, जब 3 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करा तो 3 आ गया। अगर मैं n इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करूँ तो क्या आ जाएगा, Q बराबर +ne। लो ये फार्मूला देखो, ये फार्मूला हो गया आपकी फिजिक्स का पहला फार्मूला, Q इक्वल टू Ne। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच रिड्यूस्ड एट द नॉर्मल स्टेट। ये वाले नहीं है, जो हमने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करे,
उनका नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम एक्सिज करके दिखाते हैं। साइन कैसा है रिड्यूस के लिए प्लस, अब हम एक्सिज करके लिए दिखाते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। देखिए कुछ भी ये स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट, जित इलेक्ट्रॉन कितने 11, प्रोटॉन कितने 11, ठीक है, नॉर्मल स्टेट जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। इस नॉर्मल स्टेट से अब मैं इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एक्सिज करता हूँ, यानी कि इसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और देता हूँ बाहर से। अब यहाँ हम ये नहीं पढ़ेंगे कैसे देते हैं, वो एक अलग मैटर है। मैंने इसे इलेक्ट्रॉनों की एक्सिज कर दी, यानी कि इसे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। देखना स्टूडेंट्स, 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने और दे दिए, तो कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15। अब इस पर 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 15 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा -15e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के कारण कितना होता है -e। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब एक्सिस हमने कर दिया इलेक्ट्रॉनों के -15। प्रोटॉन तो अब भी 11 ही है, तो प्रोटॉन के कारण +11 है, क्योंकि एक प्रोटॉन पे प्लस ही थे और 11 पर प्लस ही, इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो ये 0। अब देखो स्टूडेंट, चार्ज ऑन एटम कितना है, देखिए -15 + 11 तो कितना हुआ -4e। देखा स्टूडेंट, फिर वही आ गया, जितने इलेक्ट्रॉनों को एक्सिज करा उतना ही चार्ज आ गया। यहाँ 4e था तो यहाँ 4e था, लेकिन साइन आपकी बात देखिए, साइन कैसा है माइनस, साइन कैसा है माइनस। तो हमसे देखिए दो कंसेप्ट आया, अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालूं n इलेक्ट्रॉन इसे एक्सिज करूं तो क्या आएगा -ne। अगर मैं जब रिड्यूस किए थे मैंने इसे इलेक्ट्रॉन को की थी तो तब आया था +ne। तो इसे मैं मिला के क्या लिख देता हूँ, Q = +-ne। एक ये फार्मूला हो गया। तो ऐसे चार्ज प्रोड्यूस हुआ। ठीक, तो ऐसा हुआ होगा जब हमने हमने ग्लास की रोड ली थी, ये हमने सिल्क ली थी, जब हमने रब टू ईच अदर, ठीक है, तो कांच पे पॉजिटिव क्यों आया, देखिए ये लीजिए। अब देखिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन मॉडल थ्योरी। ये है ग्लास, ये है सिल्क। ओके, सिल्क कपड़ा होता है रेशम। हमने इसे ऐसे रब किया, ठीक, आपस में रब किया। आपको पता है जब हम ऐसे करते हैं, जब इसे रब करते हैं किसी बॉडी को, आप ईच अदर को, तो देखिए क्या क्या गर्म हो जाती है, एक हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट से, उस हीट को ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करते ऑब्टेन करते हैं और ये इस एटम को छोड़ जाते हैं। ओके, तो देखिए अब तो ऐसा हुआ होगा, जो जब हम इसे रगड़ा तो ये इससे गिलास क्या होगा, तो बिकम्स पॉजिटिव और इस पर निगेटिव सिल्क पर। तो ऐसा हुआ होगा कि गिलास से कुछ इलेक्ट्रॉन, देखना है स्टूडेंट्स, गिलास से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए होंगे, ठीक है। तो जब हमने आपस में इन दोनों को रब टू ईच अदर हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट से ग्लास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और किस पर आ गए, सिल्क पर। तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास पे तो क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गए डिफिशियंसी होगी, ठीक है, डिफिशियंसी के कारण क्या था पॉजिटिव, और इस पर हो गए एक्सिज, और एक्सिज के किस पर आ गए निगेटिव। और जितने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो दोनों इलेक्ट्रॉन तुरंत किस पर आ जाएंगे, सिल्क पे आ जाएंगे। अब कहोगे सर बाहर एक बात स्टूडेंट्स हो, देखिए मैंने केवल ये लीजिए, देखिए जिस पार्ट्स को, जो पार्ट्स रब्ड टू ईच अदर, चार्ज ओनली प्रोड्यूस ऑन दिस एरिया, जो टच वाला होता है, जब रब्ड करते हैं जो टच वाला एरिया होता है दोनों बॉडी पर, केवल उसी पे चार्ज प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उससे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब एक सवाल होता है कि सर ग्लास से ही क्यों, सिल्क से भी तो इसमें जा सकते थे। इसका कारण छिपा हुआ स्टूडेंट्स, देखिए ग्लास का एटम मैं बना रहा हूं, ये लीजिए ग्लास का एटम है बड़ा, ये लीजिए, और सिल्क का एटम है छोटा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि इस न्यूक्लियस द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर कम फोर्स लगाओ, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ बिल्कुल इसके पास है तो ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा रहा है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा और ये आसानी से नहीं निकलेगा। तो जब हीट प्रोड्यूस हुई तो उस हीट को इसने गेन लिया और तुरंत इससे बाहर निकल गया, और बाहर आकर के उसने क्या मिला, सिल्क पर, ठीक है, सिल्क पे ही जाएगा, केवल उस पार्ट पे जहां पर एक दूसरे से टच। एयर में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि एयर नॉन कंडक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स
आज की वीडियो इतनी ही, ठीक है। थोड़ा सा और ध्यान रखिए, एक दो वीडियो जब आप मेरे फ्लो को पकड़ पाएंगे और जब आपको अच्छी तरह समझेंगे। बेस्ट ऑफ लक।